भारत विश्व में ज्ञान का केंद्र रहा है। अक्सर हम आज भी अपनी पुरानी गरिमा की बात करते हैं, ज्ञान के स्वर्णिम इतिहास की बात करते हैं, लेकिन आज़ादी के इतने लंबे अरसे बाद भी अगर हम देखें तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ डिग्री देना या पढ़ा लिखा बाबू या क्लर्क देना रहा है। लेकिन आज अगर हम हर पल बदलते भूमंडलीकरण के दौर में विश्व को देखें तो हमारे आसपास का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। जो ज़रूरतें हमारी 1960 या 70 के दशक में रही होंगी वो आज नहीं है। आज बिल्कुल अलग तरह की ज़रूरतें हमारी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसकी वजह यह भी थी नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन। लेकिन इस विजन को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव लाना है। प्रधानमंत्री का शिक्षक दिवस पर संबोधन उनकी शिक्षा के प्रति चिंताओं को जाहिर करता है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय इस साल के अंत तक एक नई शिक्षा नीति लाने जा रही है, जिसका मकसद सिर्फ स्कूलों में उपस्थिति रजिस्टर भरना ना होकर के उसकी गुणवत्ता और शिक्षा की वर्तमान जरूरतों को पूरा करना भी होगा। जन जन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं कि छात्र स्कूल तक जाए, बल्कि आज के तकनीकी युग में यह भी संभव है कि स्कूल छात्रों तक पहुंच जाए। ऐसे बहुत से परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी। सेंट्रल थीम फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये होनी चाहिए कि लर्निंग आउटकम पे ध्यान दिया जाए, नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल बिल्डिंग के ऊपर जो आज आरटीई कर रहा है। तो आरटीई में देखेंगे आपको स्कूल को रिकग्नाइज करने के लिए उनका कमरा इतनी साइज़ का होना चाहिए, लाइब्रेरी में इतनी किताबें होनी चाहिए, ऐसा प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो वो सब हमने रूल्स बनाए हुए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे बनाए हुए हैं। हम जानते हैं कि उससे पढ़ाई नहीं हो रही है ठीक से, नहीं कि वो मिलने से पढ़ाई हो भी जाएगी। तो काम हमारा ये करना चाहिए कि जो भी बनाए सिस्टम हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, उसका मेन मुद्दा, मेन ध्येय लर्निंग आउटकम पे होना चाहिए। और उसके लिए भी हमें एक असेसमेंट करना पड़ेगा रेगुलरली पूरे कंट्री के अंदर कि लर्निंग आउटकम क्या है। तो उस हिसाब से फिर हमें बताना पड़ेगा स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को कि आपके स्कूलों के अंदर ये ठीक हो रहा है लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है, राइट। तो इसी तरह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे लर्निंग आउटकम में फोकस करके। दूसरा मुद्दा है, जब टीचर डे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टीचर को थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए। आज ये ऐसा हो रहा है सरकारी स्कूलों के अंदर कि टीचर को हायर करते हैं स्टेट लेवल के ऊपर और उनको फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं अलग अलग जगह पर। वो दो तीन साल वहाँ रहते हैं, फिर उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है कहीं और पर। तो उनका अपना भी फैमिली है, उनके अपने भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाई करनी है। अगर इस तरह वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे वो उनकी पढ़ाई कैसे होगी? तो हम ऐसा करें कि टीचर को नहीं कि स्टेट लेवल पे हायर करें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट या स्कूल के लेवल पे हायर करें। जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि हर स्कूल अपना टीचर हायर करती है, नहीं। तो टीचर जो अप्लाई करता है तब उसको पता है कि मुझे इस स्कूल में मैं काम करने अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो पहले से ही सहमत है कि मैं इस गाँव में रहूँगा, यहाँ काम करूँगा, राइट। इसलिए वो वहाँ अप्लाई कर रहा है। आज ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे कि सरकारी ऑफिसरों का सबसे ज़्यादा ध्यान जहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा उनका वक्त जाता है, वो सब टीचर ट्रांसफ़र में जाता है। किसको यहाँ अपॉइंट करना है, किसको वहाँ अपॉइंट नहीं लेने चाहते हैं, वो कहीं और जाना चाहते हैं। तो ये सब जो बर्बादी हो रही है वो सब हट जाएगी अगर हम टीचर अपॉइंटमेंट लोकल लेवल पे कर दें। लेकिन इस मजबूत इमारत की बुनियाद डाली जा रही है अब तक की शिक्षा नीतियों की सफलताओं और खामियों से सबक लेते हुए। लंबे अरसे तक हमारी शिक्षा व्यवस्था का ध्येय वही रहा है जो शायद लॉर्ड मैकाले का 1835 में था, यानी पढ़े लिखे बाबुओं की फौज तैयार करना। ये नीति आज़ादी तक ही नहीं, उसके कुछ समय बाद तक जारी रही। सैद्धांतिक तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। 1986 में शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनी, जिसमें सन 1992 में कुछ संशोधन भी किए गए। इस नीति के अगर हम मुख्य बिंदु देखें तो अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, लड़कियों को शिक्षा के दायरे में लाना मुख्य ध्येय था। साथ ही हर जिले में नवोदय विद्यालय खोले गए जहां शिक्षा की गुणवत्ता कई मायनों में बेहतर थी। 1986 की शिक्षा नीति इसलिए भी प्रभावी थी क्योंकि उसमें किताबी ज्ञान के साथ वोकेशनल शिक्षा का भी प्रावधान किया गया। इस नीति के परिणाम स्वरूप कई मुक्त विश्वविद्यालय, शारीरिक शिक्षा, योग और ऐसे कई विषयों की बात की गई जिन पर अब तक काम नहीं हुआ था। यानी इस नीति के द्वारा शिक्षा में आमूलचूल बदलाव की कोशिश की गई। ये वो दौर था जब देश में बेरोजगारी चरम पर थी और युवा शिक्षित तो था, लेकिन सरकारी नौकरियों से इतर अपना भविष्य नहीं सोच सकता था। दूसरी तरफ दुनिया एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर रही थी। कंप्यूटर क्रांति का बोलबाला था, लेकिन इसके कई वर्षों बाद तक शिक्षा नीति में कोई खास काम नहीं हुआ। हमारे देश में आज की डेट में कम से कम 50% बच्चे ऐसे हैं
जिनकी आयु 25 साल से कम है। इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इनको शिक्षा दें, इनको योग्य बनाएं ताकि ये देश तरक्की करे। पिछली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में बनी, और 1986 में बनने के बाद 1992 में एक बार रिव्यू होकर फाइनल करी गई। तब से 1992 से लेकर और आज 2015 हो गया है, इतने सालों में नई नीति किसी सरकार ने नहीं निकाली। तो ये बहुत इस सरकार की मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है ये उनका, कि नीति को रिवाइज़ करने की उन्होंने बात की है। परंतु उसको रिवाइज़ करते हुए हमको ये नहीं सोचना है कि अगले 2 साल में या 4 साल में या 6 साल में क्या होगा। हमको ये सोचना है कि अगले 25-30 साल में क्या होने वाला है और दुनिया कितनी बदलने वाली है, और उसको ध्यान में रखते हुए इस नीति की हमको रचना करनी है। हमको ये सोचना है कि बच्चे किस प्रकार की नौकरियां करेंगे। आज की डेट में, आज अगर आप देखें तो जो लोग जॉब करते हैं, 25 साल पहले या 30 साल पहले उनकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि इस तरह की जॉब्स होंगी। जैसे हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं या हम इतने सारे कंसल्टिंग फील्ड्स की बात करते हैं, तो ये इस प्रकार की जॉब्स थी नहीं उस समय। अगले 25 साल में किस प्रकार की जॉब्स होंगी ये आज कल्पना करना मुश्किल है। स्कूलों में नामांकन और पलायन का सिलसिला जारी रहा। शहरों या महानगरों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कुछ हद तक हो रही थी, लेकिन गांव में स्कूल का रास्ता अब भी मीलों लंबा था। पढ़ाई लिखाई भी राम भरोसे थी। ऐसे में कुछ प्राइवेट स्कूल, जो बहुत बड़े तो नहीं थे लेकिन अभिभावकों के विश्वास जगाए हुए थे कि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है, लेकिन गरीबों के बच्चों की आखिरी उम्मीद सरकारी स्कूल ही थी। देखिए, जितनी भी ये केंद्रीय स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसे हम कहते हैं, ये बनाई ही इसलिए गई हैं कि जो राज्य पिछड़े हैं उनकी मदद की जा सके। इनके दरमियान एडिशनल फंड्स राज्य को दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उनको, सपोर्ट मिलता है नेशनल लेवल से, क्वालिटी में, ट्रेनिंग में, मटेरियल प्रिपरेशन में, करिकुलम डिज़ाइन में। और अब चर्चा ये भी हो रही है कि कुछ परफॉर्मेंस लिंक्ड रिलीजेस होनी चाहिए। जैसे कि गोल्स एग्री किए जाएं साल के शुरुआत में कि साहब आप इस साल में ये 4 चीज़ें करेंगे, इनको आप कंप्लीट करेंगे, और उस आधार पे आपको जो फंड्स रिलीज केंद्र सरकार से मिले वो उस आधार पे मिले। वाजपेयी सरकार के दौरान एक बार फिर स्कूलों में घट रहे बच्चों की संख्या पर चिंता देखने को मिलती है, जब सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान के तौर पर उभरा। स्कूल चले हम बच्चे बच्चे की जुबान पर था और बेशक सरकार बच्चों को स्कूल तक लाने में कामयाब भी रही। उसकी वजह थी वाजपेयी सरकार की दूरंदेशी और शिक्षा की महीन जरूरतों को समझने की कोशिश। क्योंकि उत्तराखंड, कश्मीर, आसाम, राजस्थान, इन सब की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। ऐसे में एक शिक्षा नीति पूरे देश में कैसे संभव हो सकती है? हमारा देश इतना बड़ा है और इसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि कई तो स्कूल ऐसे हैं जो एकदम फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन्ड कंप्यूटराइज्ड स्कूल कह लीजिए जिनको, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां आज भी क्लासरूम पूरे नहीं बने हैं, टीचर हैं तो आते नहीं हैं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं। तो ये सब प्रकार के भी हमको चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना पड़ेगा। और मेरा मानना इसलिए ये है कि जो भी नीति रची जाती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती। इट हैज़ टू बी एन ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क काइंड ऑफ पॉलिसी, बिकॉज दिस इज हमारा देश इतना बड़ा देश है कि कोई एक वन साइज फिट्स ऑल टाइप का पॉलिसी हम लोग किसी भी सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। इस सिद्धांत से सहमत होते हुए RTE यानी राइट टू एजुकेशन अस्तित्व में आया। इससे स्कूलों में छात्रों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन गुणवत्ता के मामले में अच्छे परिणाम नहीं आए। आज तक इंडिया ने काफ़ी सक्सेसफुली ये काम किया है कि एक्सेस टू एजुकेशन सबको मिल रहा है। आप कहीं भी जाएंगे, रिमोट कॉर्नर के अंदर वहाँ स्कूल आज बनी हुई है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, राइट।
सो एनरोलमेंट एंड एक्सेस का जो पहला स्टेप है वो हमने हल किया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा कमी जहाँ रही है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, राइट। तो क्या हुआ उसमें कि एनरोल में जो हमारा ध्यान रहा, तो मिड डे मील दिया, फ्री टेक्स्ट बुक्स दिया, फ्री यूनिफॉर्म दिया बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, बच्चे तो वहाँ आ गए, लेकिन हम ये नहीं कर पाए कि टीचर भी वहाँ रहे। तो एक बड़ा जो मुद्दा था कि टीचर का एंगेजमेंट एंड उसकी क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट, वो मुद्दा अभी तक हम हल नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे तो वहाँ बैठे हुए हैं, माँ बाप ने वहाँ भेज भी रहे हैं, लेकिन उनका एजुकेशन ठीक से नहीं हो रहा, उनका लर्निंग ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन इसका एक अच्छा परिणाम ये भी आया कि प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के बच्चे भी जा सकते थे। उनके लिए भी 25% सीटें निर्धारित की गई, उनके लिए आरक्षित की गई। लेकिन कई मायनों में आरटी के द्वारा कई ऐसे नियम भी बनाए गए जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए परेशानी का सबब बन गए। जो हमारा स्कूल अच्छा सरकारी स्कूल बेकार कर रहा है उसे तो हम और संपन्न कर देंगे, और जो स्कूल पढ़ाई अच्छी कर रहा है उसे हम नहीं चलने देंगे। ये आरटी कहता है एक तरह से। वो क्या करता है, इतने टॉयलेट होने चाहिए, इतना बड़ा मैदान होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, एक मैं अभी स्कूल ओनर से बात कर रहा था, वो कहता है अगर मुझे आरटी फॉलो करना हो तो मेरी 200 रुपए की फीस को मुझे 1000 रुपए करना पड़ेगा, और यानी कि फिर वो बच्चा आएगा नहीं जो 200 रुपए देता था आज तक, और मुझे अगर 50 करोड़ रुपए लगाने हैं तो मैं कुछ और करूंगा, स्कूल कैसे चला पाऊंगा मैं। तो आरटी ने स्कूल को इतना महंगा कर दिया केवल नॉर्म्स के नाम पर, और उसमें सारी जितनी भी नॉर्म है वो इनपुट नॉर्म है। केवल गुजरात एक ऐसा स्टेट है, और क्योंकि अब गुजरात के ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं तो मुझे बहुत आशा है कि गुजरात का ही नियम अब पूरे देश में लगाया जाए। गुजरात क्या कहता है, गुजरात कहता है कि 85% जो रिकॉग्निशन नॉर्म है वो मैं लर्निंग आउटकम को दूंगा, और केवल 15% में इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स को दूंगा। देखिए, अगर कोई दिल्ली में स्कूल बनाना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको लैंड का इंतजाम करना पड़ेगा सरकार की तरफ से, जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से, उसी हिसाब से बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अब बिल्डिंग में भी कई बार नक्शे पास नहीं हो पाते, चूँकि आप डीडीए वगैरह लैंड देती नहीं है। नक्शा पास कराने के बाद में फिर जब आप मान्यता के लिए जाते हैं तो तरह तरह के सर्टिफिकेट भी आपको लेने पड़ते हैं, और वो जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जहाँ से सर्टिफिकेट मिलते हैं वो बहुत सारी अड़चनें डालते हैं। आपको बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेना है, आपको पानी का टेस्ट रिपोर्ट लेना है, आपके यहाँ बाकी सारी सुविधाएं होनी चाहिए, उसके हिसाब से तब आप कोई स्कूल बना पाते हैं। पर आज चूँकि जिस प्रकार से ये समस्याएं बढ़ रही हैं स्कूल बनाने में, अब लोग स्कूल बनाने में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहीं इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी थे जो विवादित रहे, मसलन 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल ना किया जाए, या 10th में भी मुश्किल बोर्ड एग्जाम से छुटकारा दिला दिया गया। जहाँ तक नो डिटेंशन पॉलिसी का सवाल है, इसको समझना थोड़ा आवश्यक है। नो डिटेंशन पॉलिसी इस वजह से इंट्रोड्यूस की गई थी राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा, चूँकि छोटे बच्चों को, जो बच्चे 8वीं तक हैं, उनको कम उम्र में फेलियर घोषित कर देना, ये कहना कि तुम फेल हो गए बेटा, तुम्हारे में कोई कमी है, ये बच्चे के ऊपर एक बर्डन डालता है। और उस समय सोच ये थी कि स्कूलों को इतना स्ट्रेंथन किया जाए, टीचर की ट्रेनिंग अच्छी की जाए, टीचर्स को रिक्रूट किया जाए, लगाया जाए, ताकि बच्चे को पढ़ने का अवसर मिले, ताकि बच्चे को कोई किसी प्रकार का मतलब कोई बाधा ना हो उसके पढ़ाई में। और अगर ये सब चीज़ सही हैं तो फिर किसी बच्चे को फेल होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सरकारी स्कूलों की गिरती साख से चिंतित होकर हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सभी सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने बच्चों को भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ाने आना चाहिए, और इसके लिए कुछ 6 माह में कोई ठोस नीति बनाने का निर्देश भी दिया गया। हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, राइट। सो हमने उसके लिए क्या किया, प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% सीट्स रिजर्व कर दी इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए, राइट। जहाँ गरीब माँ बाप के बच्चे वहीं जाएंगे जहाँ अमीर माँ बाप के बच्चे आज जा रहे हैं। तो हमने प्राइवेट स्कूलों को इंक्लूसिव बनाने का प्रयत्न किया है, लेकिन सरकारी स्कूल में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ तो वही गरीब माँ बाप के बच्चे जाते हैं, किसी अमीर के बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं। तो यूपी हाई कोर्ट ने ये तय किया कि उनको भी इंक्लूसिव बनाना ज़रूरी है, उसी वजह से वो आगे आ पाएंगे। तो उन्होंने तय किया कि जिनको तनख्वाह मिलती है सरकार से, उनके सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में जाने चाहिए। तो IAS ऑफिसर है, हाई कोर्ट के जज है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, उनके सभी के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में यूपी में जाएंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो सरकारी स्कूल भी अपने आप इंक्लूसिव बन जाएगी। लेकिन जरा सोचिए,
सरकार एक छात्र पर औसत 1190 रुपये महीना खर्च करती है और हालात वही हैं, ढाक के 3 पात। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चे या उनके अभिभावक इन रुपयों से खुद फैसला ले सके कि उन्हें किस स्कूल में जाना है? स्कूल को चुनने का अधिकार उनका अपना हो। इस समय जो सिस्टम में मैं समझता हूँ 2 तरह के लोग हैं। एक है जो सिस्टम का कंज्यूमर है और एक जो सिस्टम का प्रोड्यूसर है। तो बच्चा और पेरेंट्स सिस्टम का कंज्यूमर है और टीचर, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल सिस्टम का प्रोड्यूसर है। और इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी खामी है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो वीक है और प्रोड्यूसर स्ट्रांग है। आप किसी भी सिस्टम में देखिए जहाँ पे कंज्यूमर वीक हो और प्रोड्यूसर स्ट्रांग हो तो वहाँ व्यवस्था चरमराएगी ही। ये कैसे? आज बच्चा अगर एक गरीब बच्चा है तो वो बाध्य है सरकारी स्कूल जाने के लिए। दिल्ली में 1190 रुपये सरकार खर्च करती है उसके ऊपर। दिल्ली के 80 से 85% प्राइवेट स्कूलों की फीस 1190 से कम है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकता। सरकार उस पर 1190 रुपये खर्च करती है, लेकिन फिर भी उसे बाध्य होकर उन्हीं स्कूलों में जाना पड़ता है। अगर मैं कह दूं कि दिल्ली सरकार, भारत सरकार ये 1190 रुपये बच्चे को डायरेक्ट देती है, मैं बता रहा हूं एक भी बच्चा सरकारी स्कूल नहीं जाएगा। वो उन पैसों को लेकर जो उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं सरकारी स्कूल में, अगर मैं वो बच्चे को दे दूं, चाहे वाउचर के फॉर्म में दे दूं, कूपन के फॉर्म में दे दूं, कैश के फॉर्म में दे दूं, आपके बच्चे पलायन कर जाएंगे प्राइवेट स्कूल में। नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 की जरूरतों को समझने की कोशिश होगी, क्योंकि हम हर पल एक नए बदलाव से गुजर रहे हैं। हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमें इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार कर रही है कि इंडिया को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन पूरे विश्व के साथ कदम से कदम बढ़ा के पूरी दुनिया को भी आगे बढ़ाना है। और शायद नई एजुकेशन पॉलिसी को अगर इस नज़रिए से देखें तो जो हमारी पुरानी छोटी सोच होती थी कि हमारे पास कम टीचर्स हैं, टीचर शॉर्टेज है, हमें अब टीचर्स का नंबर बढ़ाना है, हमारे पास काफ़ी स्कूल्स नहीं हैं, हमें उस कमी को पूरा करना है। जो कमी के नज़रिए से हम पहले देखते थे एजुकेशन को कि हमारी कमियां हैं उसे हमें पूरी करनी है, वो नज़रिया हमें शायद पीछे छोड़ना होगा। और नया नज़रिया ये है कि हमें आगे दुनिया किस तरह से बनानी है, ये दायित्व हमारी पॉपुलेशन ने हमारे हाथ में दे दिया है। अब ये दायित्व तो संभालना ही पड़ेगा। वर्तमान में गिरती शिक्षा के लिए हम शिक्षकों को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से परे जा रहे हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी भी जरूरी है। शिक्षक जो शिक्षा का मेन कर्मी है फील्ड पे, जब तक आप उस पर ही अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पाएंगे, और उसका जो ध्येय होता है टीचर को जो टारगेट दिया जाता है वो ये नहीं होता कि बच्चा सीखे, उनका टारगेट होता है कि करिकुलम कंप्लीट हो जाए, जो बड़ा विक्षिप्त टारगेट है। और उनकी जॉब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि आप उन्हें जॉब से कभी हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। अभी एसएमसी का कॉन्सेप्ट आया है आरटी में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। वो देखने में तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि उसे इतना वीक बनाया गया है, अगर आप 2005 का ड्राफ्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लॉ बहुत स्ट्रांग था, जहाँ पे एसएमसी टीचर की सैलरी निर्धारित करने, उसकी लीव निर्धारित करने और कई चीज़ों में टीचर को अकाउंटेबल ठहरा सकती थी। लेकिन टीचर यूनियन के दबाव में 2010 तक आते आते जब 1 अप्रैल को कपिल सिब्बल ने वो लॉ पास कराया, तब वो सारी पावर्स एसएमसी से ले ली गई और बिल्कुल एक टूथलेस एक्ट बन के निकला है और टूथपेस्ट सेक्शन बन के निकला है, जिससे पेरेंट कोई दबाव डाल ही नहीं सकते उस पर। प्रधानमंत्री जी के अपने शिक्षक दिवस के संबोधन का सारा केंद्र बिंदु रहा बेहतर शिक्षा व्यवस्था और डिजिटल इंडिया, क्योंकि हर माँ बाप के सपने उनके अपने बच्चों में पलते हैं। शिक्षक के जीवन में विद्यार्थी का महत्व क्या है, ये जब तक आपसी समझदारी विकसित नहीं होती है तब तक एक गैप बना रहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिन शिक्षक मित्रों को लिखने की आदत हो, उन्होंने अपने जीवन काल के यादगार विद्यार्थियों के जीवन पर कुछ लिखना चाहिए कि जब मैं टीचर था तो 8वीं कक्षा में कैसा बच्चा था, ऐसा करता था, ऐसा व्यवहार था। तब पता चलेगा कि शिक्षक ने विद्यार्थी के जीवन में कितना वो इन्वॉल्व था। सिर्फ रिजल्ट आए और अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी दिखाई दें,
और बाकी विद्यार्थी नजर ना आए तो मैं मानता हूं वो शिक्षक अधूरा है। लड़कियों की शिक्षा के मामले में अभी भी हमें मीलों लंबा सफर तय करना है। प्रधानमंत्री की पहल से सभी विद्यालयों में लड़कियों के लिए एक अलग शौचालय की पहल हुई और परिणाम सामने आए हैं। लड़कियों की बढ़ती हुई संख्या स्कूलों में उनका नामांकन बढ़ा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे काम हैं जो करना बाकी है। सपने पूरे तब होते हैं जब विश्वास हो, सपने पूरे तब होते हैं जब शुरुआत हो। आज से 1 साल पहले इस मंच पर एक अनोखी सी लेकिन एक छोटी सी शुरुआत हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि क्या यह संभव है कि देश के सभी सरकारी स्कूलों में हमारी बेटियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स बने। एक संकल्प था जो विश्वास में परिवर्तित हुआ कि अगर देश एकजुट हो जाए तो शिक्षा में किए गए सुधारों की एक ये छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी कई मायनों में शुरुआत हो सकती है। आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ये कहते हुए मैं गर्व का अनुभव करती हूं कि जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, जो विश्वास उन्होंने हर राज्य केंद्र के मंत्रालय की ओर दिखाया, उसकी हमने पूर्ति की, उस संकल्प को, सपने को पूरा किया। लड़कियों की जो असलियत है वो हम डिनाई नहीं कर सकते, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, हैं रिस्ट्रिक्शंस, ये बदल भी रहा है, लड़कियां आगे आ भी रही हैं, काफ़ी कुछ कर भी रही हैं और वो हम करते रहेंगे। पीछे रहने वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ लोग पीछे रह रहे थे वहाँ पे उनके लिए डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया और स्किल्स इंडिया जब इकट्ठे होता है तब जाके हम देखते हैं कि एक सोल्यूशन आ रहा है। जहाँ पे आपने इन तीनों को इकट्ठे किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, डिजिटल इंडिया और स्किल्स इंडिया को इकट्ठे किया, आपके सामने एक सोल्यूशन आया, ना सिर्फ लड़कियों के लिए पर उन सब के लिए जो बिल्कुल होड़ के या भीड़ के बीच में नहीं रहते हैं। चाहे कोई जो हो जो दूर दराज के इलाके में रहता हो, या कोई हो जो स्कूल पसंद नहीं करता हो, स्कूल से भाग गए। हमारे ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि 5 साल 10 साल की उम्र में कौन बैठना चाहता है 4-4 5-5 घंटे। वो क्या छूट गए हमेशा? उम्र भर के लिए वो पीछे रह गए क्या हमेशा? जो भी वो एक स्टैंडर्ड मेन स्ट्रीम में नहीं कर पाया, उनको ये इन तीनों के त्रिकोण ने ज़रूर आगे लाना है। बस उनके लिए हमें क्रिएट करने हैं प्लेटफॉर्म्स कि भैया ये तरीका है या फिर इधर आओ। उनके लिए सॉर्ट ऑफ एक न्योता बनाना है। नई शिक्षा नीति का एकमात्र उद्देश्य गुणवत्ता होना चाहिए, एक बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया को साथ रखते हुए इस दिशा में हमें अभी काफ़ी आगे बढ़ना होगा। स्किल्स की तो ऐसी बात है कि अभी तक जो हम स्कूलों में सिखाते आ रहे थे, हम सिर्फ एक स्किल सिखा रहे थे और वो था कि अच्छा एग्ज़ाम कैसे करो। क्योंकि पढ़ाई और नॉलेज एक बात है, नॉलेज और अक्ल और समझदारी तो बहुतों को होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। ये हम सब ने देखा हुआ है कि बहुत अक्लमंद बच्चा है, बहुत तेज़ है, अरे घर में कोई सिचुएशन है या बिज़नेस में सिचुएशन है, एकदम से वो बोल देता है चलो ऐसे करें, लेकिन वो बच्चा मार्क्स नहीं ला पाता। आप स्कूलों में हमने आज तक सिर्फ एक स्किल सिखाया है, अच्छा एग्ज़ाम देना। इसका मतलब है हमें, और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, धीरे धीरे हर साल मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में परेशानी यही हो रही है कि सबके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो स्किलिंग की है इसमें, वो स्किलिंग हमने बहुत बढ़िया की है। तो इससे हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि हमें स्किलिंग सिखानी आती है। उम्मीद की जा सकती है नई शिक्षा नीति पुरानी सफलताओं और असफलताओं से सबक लेते हुए एक नई इबारत लिखेगी, जो हमें एक बार फिर ज्ञान के केंद्र बना देगी और दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगी। और ये तभी संभव है जब हम अपने ज्ञान और विज्ञान को और बेहतर करेंगे, और ये संभव जरूर होगा हमारी बेहतर शिक्षा नीति से।